हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से सहायक आचार्य EAFM। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। पिछले वीडियो में अपना करंट टॉपिक चल रहा था, लगातार निरंतर रूप से हम पढ़ रहे थे मुद्रा के बारे में, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि मुद्रा का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, मुद्रा किस किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं कंटिन्यू पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिख भी रहे हैं ये सारे नोट, कागजी मुद्रा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्र मुद्रा से क्या आशय है, पत्र मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं, किस आधार पर पत्र मुद्रा का वर्गीकरण किया गया है, पत्र मुद्रा के गुण और पत्र मुद्रा के दोष या अवगुण क्या हैं, इस बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखते हैं पत्र मुद्रा से आशय। देखिए पत्र मुद्रा क्या होती है। पत्र मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज़ पर लिखा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, यानी कि पत्र मुद्रा कागजी नोटों के रूप में होती है, जिसमें निर्गमन अधिकारी या सरकार उसके धारक को अंकित राशि के भुगतान का वचन देती है, वायदा करती है। और ये राशि कब देय होती है? मांग पर देय होती है। जैसे कि भारत में जितने भी 1 रुपये के अलावा जो नोट हैं 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट अभी प्रचलन में है वर्तमान में। ये सभी नोट RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। और उसमें आपने पढ़ा होगा, प्रतिज्ञा होती है कि मैं धारक को इतने रुपए, 500 रुपये का नोट है तो 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये प्रतिज्ञा इसमें की जाती है। इन सभी नोटों को क्या कहा जाता है? बैंक नोट। और 1 रुपये का नोट एक कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट जारी करता है सरकार का वित्त विभाग, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? करेंसी नोट। वो इसमें सम्मिलित नहीं है, उस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिज्ञा नहीं होती। प्रतिज्ञा की गई है 2 रुपये से लेके 2000 रुपये के नोटों पर। तो यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पत्र मुद्रा क्या है। ऐसी मुद्रा जो एक कागज़ की बनी होती है। ये कागज़ सामान्य कागज़ नहीं होता, विशेष किस्म का एक कागज़ होता है जो हर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से एक विशेष किस्म के कागज़ पर लिखा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र है। आगे देखते हैं हम इसमें पत्र मुद्रा के प्रकार। देखिए पत्र मुद्रा के प्रकार के बारे में ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रकार है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। अब आपने देखा जो कागजी नोट चलन में आते हैं या कागजी नोट जो छापे जाते हैं सरकार द्वारा, वो किस आधार पे निर्गमित किए जाते हैं? तो इसके अलग अलग आधार हैं, अलग अलग प्रकार हैं। उसी में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पहले प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के बारे में। देखिए प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व करना। यानी कि इस प्रणाली में सरकार जब भी कागजी नोटों का निर्गमन करती है, अर्थात पत्र मुद्रा का निर्गमन करती है, तो उस पत्र मुद्रा के पीछे उतनी ही मात्रा में सोने या चांदी का कोष रखा जाता है। ठीक है। अब सोने और चांदी का कोष रखने से क्या होता है? उसके पीछे बिल्कुल सुरक्षा बनी रहती है। 100% कोष होगा। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए के नोट निर्गमित किए तो 100 करोड़ रुपए का सोना या चांदी का कोष उसके पीछे रिजर्व में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये मुद्रा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहलाती है, जिसमें जन विश्वास बना रहता है। ये सबसे सुरक्षित प्रणाली है। इसमें किसी प्रकार की मुद्रास्फीति का कोई भय नहीं रहता और आसानी से मतलब कि जन विश्वास इसमें बना रहता है। जनता इसमें पूर्ण रूप से विश्वास रखती है। उनको पता है कि कभी भी हमें अपनी पूरी राशि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे पूरे कोष रखे गए हैं। तो ये पहला प्रकार मैंने आपको बताया, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। सेकंड देखिए परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा क्या होती है? वह पत्र मुद्रा जिसको मुद्रा निर्गमन अधिकारी मांग पर स्वर्ण या रजत अथवा देश की प्रधान मुद्रा में परिवर्तन करने की गारंटी देता है या करता है। इस मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% स्वर्ण या रजत कुछ भी नहीं रखा जाता। यानी कि देखिए आप, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा क्या हो गई? ऐसी पत्र मुद्रा जिसमें मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, उसके पीछे स्वर्ण और रजत कोष तो रखे जाते हैं कागजी मुद्रा के निर्गमन के पीछे, लेकिन वो 100% मात्रा में नहीं होते।
और मुद्रा निर्गमन अधिकारी वचन भी देता है कि हाँ, हमें देश की प्रधान मुद्रा में आपकी कागजी मुद्रा को परिवर्तन कर सकते हैं, करेंगे। तो इस प्रकार से इस पत्र मुद्रा में नोट निर्गमन के पीछे 100% कोष नहीं रखे जाते। कोष रखने का एक बैंकिंग आधार निश्चित होता है कि हमने 100 करोड़ रुपए के नोट निर्गमित किए, उसके पीछे उसका 40%, जैसे एक एग्जांपल के लिए डिसाइड कर दिया कि 40% स्वर्ण या रजत रखा जाएगा, तो 100 करोड़ के पीछे आप मान लीजिए 40 करोड़ का उन्होंने स्वर्ण और रजत का कोष रख लिया और वचन दिया उस निर्गमन अधिकारी या सरकार ने कि इसको आवश्यकता होने पर, जिसको भी आवश्यकता होगी उस समय हम स्वर्ण और रजत में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, सरकार को बहुत अधिक मात्रा में कोष रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मात्रा में कोष रखकर भी अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है, यानी कि लचीली प्रणाली है, लोचशील है, आवश्यकता के अनुसार मुद्रा का निर्गमन इसमें किया जा सकता है। कम खर्चीली है। जो स्वर्ण कोष मुद्रा निर्गमन के पीछे रखे जाते, उन्हीं स्वर्ण और रजत कोषों को सरकार किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त कर सकती है। इस प्रकार से ये कम खर्चीली प्रणाली भी है, लेकिन साथ ही साथ इसमें जनता का विश्वास भी कम रहता है, क्योंकि 100% कोष नहीं रखे जाते, इसलिए जनता का विश्वास इसमें नहीं होता। साथ ही मुद्रास्फीति का भय रहता है, सरकार की फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, उसे पता है कि हमें स्वर्ण कोष पूरे नहीं रखने हैं 100%, तो वो चाहे जितनी मात्रा में मुद्रा का निर्गमन कर लेती है, नए नोट छाप लेती है। और इस प्रकार से ये जो कार्य है सरकार का नोट निर्गमन का, इसके कारण देश में कीमतें बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। इसका अगला प्रकार देखते हैं, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। देखिए, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा क्या है? वह पत्र मुद्रा जिसके बदले में सरकार या नोट निर्गमन अधिकारी सिक्के अथवा बहुमूल्य धातु देने की कोई गारंटी नहीं देते, तो ऐसी पत्र मुद्रा को अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहा जाता है। यानी कि सरकार जिस मुद्रा के परिवर्तन की गारंटी नहीं देती और साथ ही इसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई भी स्वर्ण और रजत का कोष नहीं रखा जाता, तो ऐसी मुद्रा कहलाती है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के सबसे बड़ा दोष क्या है? इसमें बिल्कुल भी जन विश्वास नहीं होता। जनता इसमें विश्वास नहीं रख सकती, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी कोष इसके पीछे नहीं है। लेकिन सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा है, उनको कोषों की बचत हो जाती है, किसी प्रकार के कोष रखने की आवश्यकता नहीं है, उन कोषों का वह कहीं अन्यत्र उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट प्रकार देखते हैं, प्रादिष्ट मुद्रा। प्रादिष्ट मुद्रा क्या होती है? देखिए, जब भी किसी भी देश में कोई भी संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, संकटकालीन परिस्थिति देश के लिए कौन सी हो सकती है? युद्ध हो सकता है, कोई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, या आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, तो ऐसे समय में सरकार के खर्चों में बहुत अधिक अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है। इन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार मुद्रा का निर्गमन करती है। उस समय किसी भी प्रकार का कोई कोष नहीं रखा जाता उस मुद्रा के पीछे। ऐसी मुद्रा कहलाती है प्रादिष्ट मुद्रा, यानी कि सरकार द्वारा संकट काल के समय में जिस मुद्रा का निर्गमन किया जाता है वो प्रादिष्ट मुद्रा कहलाती है। संकटकालीन मुद्रा इसको कहा जाता है और संकट काल में प्रचलित होती है। उसके पश्चात ये मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाती है, इसका अपना स्वयं का मूल्य शून्य हो जाता है। तो केवल और केवल संकट काल में निर्गमित की जाने वाली मुद्रा ही प्रादिष्ट मुद्रा कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने पत्र मुद्रा के प्रकार पढ़े। इसमें चारों परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, प्रादिष्ट पत्र मुद्रा और प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। अगला देखते हैं हम पत्र मुद्रा के गुण। पत्र मुद्रा में क्या गुण होते हैं? देखिए, इसके गुणों के बारे में देखते हैं। बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है। पत्र मुद्रा का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें बहुमूल्य धातुओं की बचत हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको इसके प्रकार में बताया कि चलन में पत्र मुद्रा होती है, इसके पीछे कोष रखे जाते हैं, तो उन कोषों का कहीं अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सिर्फ कागजी नोट चलन में है तो बहुमूल्य धातुओं की बचत हो जाती है। सस्ता एवं मितव्ययिता पूर्ण रहता है। देखिए, कागजी नोट जब चलन में है तो वो सबसे ज़्यादा सस्ती और मितव्ययिता पूर्ण प्रणाली है। इसके पीछे क्या कारण है? चूँकि मुद्रा का निर्गमन करना बहुत ही
सरल है उसके पीछे बहुत ही कम खर्चा होता है, कम व्यय होता है। और साथ में जब धातु मुद्रा चलन में होगी, सिक्के चलन में है, तो इसका उसको धातु मुद्रा को ढालने के, सिक्कों को बनाने का खर्चा लगेगा, और प्लस उसकी वहनीयता यानी कि उसमें वजन है, उसको लाने ले जाने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये धातु मुद्रा के जो अवगुण हैं, पत्र मुद्रा के ये गुण हैं। ये सबसे ज़्यादा सस्ता रहता है, इसको लाना ले जाना बहुत ईजी रहता है। पत्र मुद्रा आप ध्यान दीजिए, कहीं पर भी 2000 रुपये के नोट ले जाना और 2000 रुपये के सिक्के ले जाना, दोनों में सबसे ज़्यादा ईजी कौन सा है? नोट ले जाना। तो इस प्रकार से ये सबसे सस्ता रहता है। इस मुद्रा का निर्गमन करना सरकार के लिए बहुत ही सस्ता है। वो जो 2000 रुपये के नोट का कागज़ है वो बहुत ही कम कॉस्ट पे सरकार को प्राप्त होता है, बजाय कि 2000 के सिक्कों के। यदि 2000 के सिक्के प्रचलन में आए तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा सरकार को खर्चा लगेगा, उनको ढालने का, प्रिंटिंग करने का और मार्केट में लाने का। तो उस खर्चा, ये पत्र मुद्रा में ये खर्चा बहुत ही कम हो जाता है, मितव्ययी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सस्ती और मितव्ययितापूर्ण प्रणाली है। इसका एक गुण देखते हैं, लोचदार मुद्रा प्रणाली। देखिए, लोचदार मुद्रा प्रणाली का क्या मतलब है? जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में तुरंत मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। चूँकि निर्गमन के पीछे किसी प्रकार के कोष बहुत अधिक मात्रा में रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सरकार आसानी से पत्र मुद्रा की मात्रा में आवश्यकता अनुसार कमी और वृद्धि कर सकती है। इसीलिए इस प्रणाली को लोचदार प्रणाली कहा जाता है। इसमें लोच बनी रहती है। जबकि धातु मुद्रा में यदि नए सिक्कों का प्रचलन करना है तो उतनी धातु का होना अनिवार्य है। यदि धातु नहीं है तो उस समय उस मुद्रा का निर्गमन, सिक्कों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। इसीलिए पत्र मुद्रा प्रणाली को लोचदार मुद्रा प्रणाली कहा जाता है। भुगतान में सरलता रहती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया 2000 रुपये का नोट कैरी करना, लाना ले जाना बहुत इजी है। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के बड़े भुगतान है, पत्र मुद्रा के रूप में उनका भुगतान करना बहुत ही सरल हो जाता है। बड़े भुगतान आसानी से पत्र मुद्रा के माध्यम से किए जा सकते हैं। नोटों को गिनना इजी होता है, उनको कैरी करना, लाना ले जाना इजी होता है, जबकि सिक्कों को लाना ले जाना, कैरी करना बहुत ही कठिन होता है, उनमें बहुत वजन होता है। तो इस प्रकार से और साथ ही उनको काउंट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए सिक्कों से एक तो भुगतान किया जाए तो उसमें बहुत कठिनाई होती है, जबकि पत्र मुद्रा में के रूप में यदि भुगतान किया जाए तो उस भुगतान में बहुत ही सरलता बनी रहती है। सरकारी व्यय व घाटे की पूर्ति में सरलता होती है। देखिए, सरकारी व्यय और घाटा क्या है यहाँ पर? सरकारी व्यय और घाटे से बात करें हम, आप जानते हैं कि हमारे देश की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जनता का कल्याण करना। इसीलिए वो जनता के कल्याण पर अपने व्यय बढ़ाती है। सरकार के आय के साधन सीमित है, लेकिन उसके व्यय बहुत अधिक होने के कारण सरकार को बजट घाटे की पूर्ति के लिए नई मुद्रा की आवश्यकता होती है। और पत्र मुद्रा प्रणाली में मैंने आपको बताया कि 100% बहुमूल्य धातुएं कोष के रूप में रखना अनिवार्य नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार बहुत कम मात्रा में कोष रखकर भी अपने घाटों की पूर्ति नई मुद्रा के निर्गमन द्वारा आसानी से कर सकती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस प्रणाली को बोलते हैं हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि पत्र मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत हीनार्थ प्रबंधन को अपनाना सरकार के लिए बहुत ही सरल हो जाता है। आसानी से सरकार हीनार्थ प्रबंधन को अपना सकती है। हीनार्थ प्रबंधन का मतलब हो गया नए नोटों का निर्गमन कर सकती है। तो बहुत कम मात्रा में कोष रखकर सरकार अपने घाटे की पूर्ति कर सकती है, अपने व्ययों की पूर्ति कर सकती है। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था का आधार स्तंभ है। देश की बैंकिंग व्यवस्था किस पर टिकी है? पत्र मुद्रा पर। आपको मैंने बताया था साख का निर्माण करते हैं बैंक, किसके आधार पर? पत्र मुद्रा के आधार पर। तो इस प्रकार से देश की समस्त बैंकिंग व्यवस्था का मुख्य आधार स्तंभ पत्र मुद्रा है। पत्र मुद्रा के माध्यम से बैंक बहुत कम मात्रा में मुद्रा जारी करके भी बहुत अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी पत्र मुद्रा के गुण हमने देखे। अब देखते हैं आगे पत्र मुद्रा के अवगुणों के बारे में। पत्र मुद्रा के अवगुण, ध्यान दीजिए, कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण भी हैं। क्या अवगुण सामने आते हैं पत्र मुद्रा के?
देखते हैं। अत्यधिक मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है। सबसे बड़ा इसका पत्र मुद्रा का गुण है मुद्रा प्रसार। अभी मैंने आपको बताया कि सरकार अपने व्ययों की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबंधन की प्रणाली को अपनाती है, जिसका मतलब है नए नोटों का निर्गमन करती है। सरकार जानती है कि उसे बहुत अधिक मात्रा में कोष नहीं रखने हैं नोट निर्गमन के पीछे, तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। और उस सिचुएशन में चूंकि आय नहीं है, खर्चा बढ़ गया है, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी नए नोटों के निर्गमन के माध्यम से। और जब मार्केट में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, उसका इफेक्ट होता है कि जनता की आय में तुरंत वृद्धि हो जाती है। उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ता मुद्रा की पूर्ति से, लेकिन आय तुरंत बढ़ती है। आय बढ़ने का इफेक्ट क्या होता है? मांग में वृद्धि हो जाती है। एक तरफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, दूसरी तरफ मांग बढ़ गई, तो इसका इफेक्ट होता है कीमतों पर। कीमतें एकदम से अप हो जाती है, बहुत ज़्यादा कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये लगातार मुद्रास्फीति का भय इस पत्र मुद्रा प्रणाली में बना रहता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। यदि ये मुद्रा प्रसार एक सीमा से बढ़ जाए ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कुछ सीमा तक रहे तो वो ठीक है, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा बढ़ने पर सरकार, अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट, चलन क्षेत्र सीमित होता है। देखिए, पत्र मुद्रा का चलन क्षेत्र बहुत ही सीमित है। यदि स्वर्ण और रजत की मुद्रा चलन में हो, स्वर्ण और रजत के सिक्के चलन में हो, तो कोई भी देश उन्हें भुगतान के रूप में आसानी से स्वीकार कर लेता है। उन्हें भुगतान के रूप में स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि यदि कागजी मुद्रा चलन में है, तो किसी भी देश का विश्वास उसमें नहीं होता और वो उसे भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं करती। आप खुद ध्यान दीजिए, भारतीय रुपए को अन्य देशों में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। यदि विदेशी भुगतान करना है सरकार को, तो वो या तो वो स्वर्ण में किए जाते हैं, और अथवा ऐसे देश की मुद्रा में जो देश जिसकी मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक सुदृढ़ है, बहुत अधिक है। सामान्य रूप से डॉलर इसमें हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा का, कागजी मुद्रा, पत्र मुद्रा का चलन क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाता है। एक सीमा में ही वो प्रचलन में होगी, एक सीमा में ही उसके रूप में भुगतान स्वीकार किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में उसके रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किए जाते, तो उसका चलन क्षेत्र बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्र मुद्रा नाशवान होती है। पत्र मुद्रा का एक सबसे बड़ा अवगुण है, ये नाशवान है। पत्र मुद्रा यानी कि नोट कट सकते हैं, फट जाते हैं, जल जाते हैं। आप बारिश में जाएं, भीग जाएंगे और वो पत्र मुद्रा डेस्ट्रॉय हो जाएगी। आपने उनको रख दिया है, रखे रखे वो नोट खराब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पत्र मुद्रा शीघ्र ही नाशवान होती है, कभी भी डेस्ट्रॉय हो सकती है, कटफट जल सकती है। जबकि धातु मुद्रा की बात करें तो सिक्के तुरंत ही नष्ट होने योग्य नहीं हैं, एकदम से वो खराब नहीं होते हैं, फटते नहीं हैं, जलते नहीं हैं, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता आसानी से। तो पत्र मुद्रा का एक सबसे बड़ा अवगुण है, ये शीघ्र नाशवान होती है। नेक्स्ट, सरकारी फिजूल खर्ची को प्रोत्साहन मिलता है। पत्र मुद्रा का एक सबसे बड़ा अवगुण है, सरकारी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। सरकार को मुद्रा निर्गमन करने के पीछे किसी प्रकार के कोष रखने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आसानी से नई मुद्रा का निर्गमन करती है। इसका इफेक्ट होता है कि सरकार फिजूल खर्ची बढ़ा देती है, जन कल्याण के साथ साथ अपने कार्यों में, या जिसको हम बोल सकते हैं अनावश्यक कार्यों में, उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से पत्र मुद्रा के कारण सरकारी फिजूल खर्ची में वृद्धि होने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। नेक्स्ट, जनता का विश्वास कम होता है। देखिए, पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% कोष नहीं रखे जाते, और साथ ही बहुमूल्य धातुओं के रूप में ये नहीं है, कागजी नोटों के रूप में है। तो इसमें जनता के विश्वास में लगातार कमी रहती है। अभी मैंने आपको बताया मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है, यानी कि जब मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है देश में, इसका इफेक्ट होता है कि मुद्रा का स्वयं का मूल्य कम हो जाता है। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है। यानी कि जिस मुद्रा से हम महंगाई से पहले
अधिक वस्तु प्राप्त कर सकते थे। उसी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, करंट अभी आपने ध्यान दिया होगा कीमतों पर, स्वर्ण की कीमत लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है। तो कुछ समय पहले की बात करें, कुछ महीनों पहले की, तो स्वर्ण की कीमत थी लगभग 38,000 रुपये का 10 ग्राम, अभी हो गया है वो लगभग 52,000 रुपये का 10 ग्राम। तो आप देखिए ये इसका इफेक्ट क्या है, जो 52,000 और 38,000 है, यानी कि मुद्रा की स्वयं का कीमत कम हुई है। जिस मुद्रा से हम पहले 38,000 में 10 ग्राम क्रय करते थे, अब आप 52,000 में क्रय कर सकते हो, यानी कि उसी स्वर्ण के लिए आप ज़्यादा मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी। तो ये इसका इफेक्ट क्या होता है, जनता का विश्वास उसमें कम रहता है। उनको पता है मुद्रा की परचेजिंग पावर कभी भी चेंज हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व नहीं होने के कारण पत्र मुद्रा के अंदर जनता का विश्वास कम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्र मुद्रा के कारण कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। देखिए मैंने अभी बताया आपको, जब सरकार को आवश्यकता है, अपनी आवश्यकता की मात्रा में वो मुद्रा का निर्गमन कर लेती है, नई मुद्रा छाप देती है। इसका इफेक्ट क्या हुआ, जब नई मुद्रा का निर्गमन होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी भी कारणवश मुद्रा की मात्रा घट जाए अर्थव्यवस्था में, तो इसका इफेक्ट होगा कि मांग में कमी हो, आय में कमी हो जाएगी, मांग में कमी होगी और लगातार कीमतें कम हो जाएगी, मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट होगा कीमतों में कमी की रूप में हम देख सकते हैं। तो पत्र मुद्रा का एक सबसे बड़ा अवगुण और दोष ये है कि इसके कारण कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, कीमतें स्थिर नहीं रहती। तो ये इसका एक सबसे बड़ा दोष है। इस प्रकार से हमने देखा पत्र मुद्रा के क्या क्या अवगुण हैं। इसमें अत्यधिक मुद्रा प्रसार का भय रहता है, चलन क्षेत्र सीमित होता है, शीघ्र नाशवान भी है, और सरकारी फिजूल खर्ची को बढ़ावा देती है, जनता का विश्वास कम रहता है इसमें, और कीमतों में उतार चढ़ावों की स्थिति बनी रहती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा पत्र मुद्रा क्या है, पत्र मुद्रा के किस आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, पत्र मुद्रा के गुण क्या क्या हैं, और पत्र मुद्रा के अवगुण क्या हैं। इसी के साथ आगे स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे प्रोडक्टिव, स्टे कनेक्टेड। कोरोना काल में अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, समाज को सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग करें, और घर पर बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो लगातार आपकी शिक्षा के लिए जो बनाए गए हैं उन्हें देखते रहें। तो इस प्रकार से आपकी स्टडी अच्छी सी हो। थैंक यू वेरी मच।